ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयर्याड़ं, नमो उवज्झायाड़ं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, द्वादक्षिण जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, तीन कम नौ कोटि मुनिराजों की, पूज्य में श्री शीतल सागर जी महाराज की। जो माताएं कुर्सियां लगाएं वहां से अलग कर लो, स्क्रीन के सामने से। तो कल तक हमने ये देखा था कि जीव तत्व के बारे में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि जीवों का नेक्स्ट जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उस स्थान को लोक कहते हैं। इसको ऊपर करो। नेक्स्ट, अब ये लोक के भी तीन भाग हो जाते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। है लोक एक ही, लेकिन जहां पर छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं, और उसके बाहर जहां छह द्रव्य नहीं पाए जाते उसको अलोक कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बारे में दो मत मिलते हैं। एक तो जैसा ये पिछला आपने देखा कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्म, और दूसरा एक और मत है जिसमें वेत्तासन, झलदरी और मृदंग ये उदाहरण दिए हैं। वेत्रासन मतलब ये मूढ़े के आकार का अधोलोक, झल्लरी के आकार का मध्यलोक और मृदंग के आकार का ऊर्ध्वलोक। तो इस तरह से ये लोग दिखना चाहिए, लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि ये लोग का जो वॉल्यूम निकालते हैं हम, वो 343 राजू नहीं आता। लेकिन हम जो पहले जो हमने बताया था उस तरह का अगर मानते हैं तो उसमें फिर वो 343 राजू उसका आता वॉल्यूम आ जाता है। इसी तरह जो तृष्णाड़ी है, नेक्स्ट, तृष्णाड़ी के बारे में लिखा रहता है कि तरुसार, जैसे पेड़ का जो तना होता है उस तरह का ये तृष्णाड़ी होती है। तो तृष्णाड़ी भी कैसी होना चाहिए? इस तरह से बेलनाकार तृष्णाड़ी होना चाहिए। लेकिन इसमें जो एक राजू बाय एक राजू का जो दिया जाता है वैसा विस्तार भी इसमें नहीं बनता। तो ये भी एक मत है। आचार्य ने बोला था कि इसके बारे में कम लोगों को जानकारी रहती है, तो ये दोनों मत सबके सामने रखना चाहिए। ठीक, फिर हम शुरुआत करते हैं। तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र है जिसमें अधोलोक से शुरुआत करते हैं। तो पहला सूत्र है रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता काश्य प्रतिष्ठा सप्ता धोध। इसका अर्थ इस प्रकार है कि 7 पृथ्वियां हैं अधोलोक में, उनके नाम है क्रमशः रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा। और ये किसके आधार पर हैं भूमियां? तो ये 3 वात वलयों के आधार पर हैं। 3 वात वलय किसके आधार पर हैं? तो ये आकाश के आधार पर हैं। और इसी तरह से ये एक के नीचे एक स्थित हैं ये पृथ्वियां। चित्र में देखिए, चलाओ। ये नाम इनके। नेक्स्ट, ये वात वलयों का जो कलर है, रंग है, वो भी देखने के लिए आपको बताया गया है। नेक्स्ट, इसमें वीडियो नहीं चला आपका, ठीक है, चलो। फिर इसके बाद दूसरा सूत्र में बताते हैं कि उन
वीडियो रन नहीं हो रहा ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट सूत्र, दूसरा नंबर का सूत्र निकाल दो। किसी से पूछते हैं कि नरक कितने हैं, तो लोग कहते हैं 7 नरक हैं, जबकि ये उत्तर गलत है। नरक कितने होते हैं? कितने होते हैं? 84 लाख। उसके बताने के लिए ये दूसरा सूत्र है, तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दशत्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रम। वो जो 7 प्रतियां बताई हैं उनमें क्रम से बिल बने हुए हैं। पहली पृथ्वी जिसका नाम क्या था? रत्न प्रभा, उसमें कितने बिल हैं? तो 30 लाख बिल हैं, और 30 लाख बिल उन्हीं को नरक कहते हैं। पहले पृथ्वी के भी 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग में कौन रहते हैं? खर भाग में देव लोग रहते हैं। कौन से देव? भवनवासी देव। कौन कौन से भवनवासी? हाँ, तो ये अधोलोक का वर्णन है, ऊर्ध्वलोक में हम देवों के वर्णन में सुनेंगे वैसे, तो अभी समय की थोड़ी सीमा है इसलिए इसको थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं। तो पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, और छठे में 5 कम 1 लाख नरक हैं, और सातवें में 5 नरक हैं मात्र। तो इस तरह से टोटल कितने नरक हो जाते हैं? 84 लाख नरक हो जाते हैं अधोलोक में। नेक्स्ट, ये इस तरह से व्यवस्थित हैं। चलो, ये एक पृथ्वी है, इसके अंदर इस तरह से बिल हैं 30 लाख। इनके आकार भी त्रिकोण, गोलाकार और चौकोर, और ये व्यवस्थित क्रम में जमे हुए रहते हैं। जैसे 10 लाख, बीच वाला इंद्रक बिल कहलाता है, पांचवे में 3 और लाख, जो लाइन में है राइट, छठे में तो वो श्रेणीबद्ध कहलाते हैं, और जो बिखरे हुए उनको प्रकीर्णक कहते हैं। इस तरह से ये बिल उन पृथ्वियों में रहते हैं। 84 लाख बिल। नेक्स्ट, अब उन नरक में, नेक्स्ट, उन नरक में किस तरह से व्यवस्था रहती है, तो उसके लिए बताने के लिए तीसरा सूत्र है, नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी शब्द बनता नहीं, क्या बनता है? नारक, और उसका बहुवचन बनाएंगे तो नारका बन जाएगा। तो नारक जो रहते हैं उनके अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया होती जाती। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे नीचे की पृथ्वियों में जाएंगे, बिल में जाएंगे, ये सब अशुभतर होते जाते हैं। जैसे लेश्या, तो प्रथम पृथ्वी में लेश्या कितनी है, कैसी है? तो जघन्य कापोत लेश्या। द्वितीय में मध्यम कापोत, तृतीय में तीव्र कापोत और जघन्य नील, चतुर्थ में मध्यम नील, पंचम में तीव्र नील जघन्य कृष्ण, षष्ठम में मध्यम कृष्ण और सप्तम में परम कृष्ण लेश्या होती है। परिणाम क्या होता है? तो वहां जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, शब्द, इन संबंधी जो क्षेत्र के विशेष के कारण उसमें अशुभतर होते जाते हैं। जैसे पहली पृथ्वी का जो स्पर्श है इतना कटा होता है जैसे बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। पैदा कैसे होते हैं आपको याद है? आप तो गए होंगे सब। तो इधर जैसे बिच्छू, हजारों बिच्छू डंक मारते हैं, वैसा कष्ट होता है। उससे भी अशुभतर कष्ट दूसरी पृथ्वी में। ऐसे बढ़ते बढ़ते स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कष्ट भी बढ़ता जाता है। रस, वहां क्या भोजन करते हैं? तो मिट्टी खाते हैं, दुर्गंधित मिट्टी का भोजन होता है, और वो भी अशुभतर होता जाता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। गंध भी, सड़े जानवरों की जो गंध होती है वैसी गंध वहां बनी रहती है, और वो भी अशुभतर होती जाती है जैसे जैसे नीचे जाते। वर्ण, श्रृंग, आप देख रहे हैं कि उनके शरीर का वर्ण जैसी लेश्या होती है वैसे ही होता जाता है, तो वो भी डार्क डार्क होता जाता है। और शब्द, ऐसे विभत्स शब्द वहां गूंजते रहते हैं जिनको देख के आप घबरा जाए, और वो भी अशुभतर होते जैसे जैसे नीचे जाते। देह कैसी होती है वहां? तो जैसे जैसे नीचे के नरकों में जाते हैं अशुभ से अशुभतर उनका शरीर बनता जाता है। हुंडक संस्थान होता है, विभत्स शरीर होता है, मल मूत्र पीव रक्त मज्जा अस्थि मांस
आदि उसमें विभत सामग्री बिखरी रहती है। वेदना तो वेदनीय कर्म के वहां वेदना भी अशुभतर अशुभतर होती जाती है। मूल रूप से शीत वेदना शुरू में उष्ण वेदना होती है। पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में उष्ण वेदना वो भी बढ़ती जाती है, और चौथे नरक के बाद पांचवें नरक के 2/3 हिस्से में 2 लाख बिल में उष्ण वेदना होती है, और बाकी फिर 1 लाख बिल पांचवें का, छठे और सातवें में कैसी होती है? शीत वेदना। मतलब ठंड ज्यादा खतरनाक होती है गर्मी से, तब तो सातवें नरक में सबसे ज्यादा शीत वेदना गई। फिर इसके बाद विक्रिया। विक्रिया मतलब कि वो अपने शरीर को ही औजार बना लेते हैं, अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं किसी को मारने काटने के लिए। और सातवें नरक में तो और ज्यादा खतरनाक, वो गाय के बराबर कीड़े मकोड़े बन जाते हैं एक दूसरे को काटने खाने के लिए। तो इस तरह से ये विक्रिया भी बीभत्स और क्रूरतर और अशुभतर होती जाती है जैसे जैसे हम नीचे नीचे की पृथ्वियों में जाते हैं। नेक्स्ट। और किस तरह के दुख होते हैं? ये तो क्षेत्रगत दुख हुआ। फिर इसके बाद परस्परो धीरे दुखा। परस्पर में भी दुख देते हैं एक दूसरे को। क्षेत्रगत दुख तो है ही, लेकिन एक दूसरे को और दुख देने में वो लगे हुए रहते हैं। फिर और किसे? तो दूसरे लोग भी आके दुख देते हैं। बोले हाँ, संक्लिष्टा सुरो धीरे दुखाश प्राग चतुर्थ्या। कुछ असुर कुमार जाति के देव होते हैं, अंबा अम्बरीश जाति के, वो वहां जाकर भिड़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे को लड़वाते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे ये माँ थी, तुम्हारी आंख फोड़ना चाह रही थी, देखो अवधि ज्ञान में। वो अवधि ज्ञान लगाते हैं तो कुअवधि ज्ञान में यही दिखता है कि मेरी माँ मुझे काजल नहीं लगा रही थी, क्या देखते हैं वो आंख फोड़ना चाह रही थी, तो वो उसको फिर मारने काटने लग जाता है। इस तरह से ये विभंग अवधि ज्ञान के माध्यम से भी और असुरों के माध्यम से प्रेरित होने पर ये एक दूसरे को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। और ये कौन सी पृथ्वी तक होता है? तो चौथी पृथ्वी तक ही जा, चौथी पृथ्वी से पहले तक, ठीक है, तीसरी पृथ्वी तक, प्राक चतुर्थ्या यानी चौथी से पहले तक। अब स्वागत कैसे होता है नरक में? आप देखिए, जैसे बिल के मुख में जीव का जन्म होता है, और जैसे ही जन्म होता है वो नीचे पृथ्वी पे गिरता है, और गिरते ही वो तड़पता है, क्योंकि पृथ्वी इतनी कष्टकारी होती है कि वो वहां से उचकता है, ऐसे गेंद की तरह उचकते उचकते फिर वो वहां पर, और बाकी जो वहां पे पहले से उसके सीनियर होते हैं वो उसकी रैगिंग लेते हैं। तो इस तरह से आवाज नहीं आ रही, ऑडियो बंद है। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन शरीर भी कैसा होता है? वैकृत शरीर। तो वो पारे की भांति सब टुकड़े जुड़ के फिर से मिल जाते हैं, और फिर से उनका शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से उनकी वहां पर अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। वो वहां चाहे हम आत्महत्या कर लें तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट। तो कितने समय तक और कष्ट भोगना पड़ता है, किस किस तरह का? देखिए वीडियो। किन किन कारणों से वहां जाते हैं तो वो सब याद दिलाते हैं कि आपने वहां फास्ट फूड खाया था, अब यहाँ मार खाओ। वैतरणी का पानी पीते हैं तो पी और दुर्गंधित जल के समान होता है। नेक्स्ट। कितने समय तक वहां रुकना पड़ सकता है? यहां तो आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीना पड़ेगा, लेकिन वहां कम से कम 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ता है। तो उनकी पर उत्कृष्ट आयु बताने के लिए सूत्र बताते हैं, तेष वेकत्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु मैक्सिमम कितना रह सकता है? तो 1 सागर तक। 1 सागर का विस्तार क्या होता है? तो आप ये मान लो कि एक सागर में या समुद्र में जितनी बूंदें होती हैं उतने सालों तक आपको वहां रहना पड़ेगा। उसका विस्तार बताते हैं कि कितने योजन का गड्ढा, वो सब अभी समय की सीमा इसलिए। और कम से कम कितना रुकना पड़ेगा पहली पृथ्वी में? अगर कोई भी जाता है तो 10,000 वर्ष। दूसरी पृथ्वी में कोई जाता है तो उत्कृष्ट 3 सागर और कम से कम 1 सागर। तीसरी पृथ्वी में 7 सागर मैक्सिमम और जगन्य 3 सागर। चौथी पृथ्वी में 10 सागर उत्कृष्ट और
जगन्य 7 सागर, पंचम में 17 सागर उत्कृष्ट, जगन्य 10 सागर, षष्ठम में 22 सागर उत्कृष्ट और जगन्य से 17 सागर और सप्तम नरक में 33 सागर तक रुकना पड़ सकता है और कम से कम 22 सागर। तो ये उनकी आयु के बारे में हुआ। अब यहाँ बैठे कई लोग उनमें ये भी कहेंगे कि नरक होता भी है कि नहीं होता, ये हम नहीं मानते। किसी ने देखा है नरक? आप लोगों ने बैठे किसी ने देखा है नरक? या नरक के बारे में वैज्ञानिकों ने कोई खोज की हो तो उसके बारे में भी एक चर्चा है कि रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने नरक की खोज की। उसके बारे में ये थोड़ा सा विस्तार है। कोला सोपाडी बोलहोर प्रोजेक्ट, इसमें उनने पृथ्वी के अंदर एक गहराई तक बोर किया। 1970 में खुदाई आरंभ हुई और 20 साल चली। 20 साल बाद उनने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया, इसका रीजन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब रूस के वैज्ञानिकों ने इस विशाल गड्ढे के लिए खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें करीब 20 साल लग गए। तकरीबन 12 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई करने के बाद 1992 में ड्रिलिंग के काम को रोक दिया गया। इसके बाद 1995 में इस गड्ढे को बंद कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने इतनी गहराई पर जाकर खुदाई क्यों रोक दी। खुदाई रोकने की वजह बताया जाता है कि जैसे जैसे गड्ढे की गहराई बढ़ती गई वैसे वैसे मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। जब वैज्ञानिक 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंचे तो मशीनें बंद पड़ गईं। उस वक्त जमीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा मापा गया। इतना ही नहीं, तापमान तेजी से बढ़ने भी लगा था। इसे देख फौरन काम रोक दिया गया। इस खुदाई के लिए उरल मैश नामक भीमकाय ड्रिलिंग मशीन बनाई गई थी जो किसी भी परिस्थिति में ड्रिल करने में सक्षम थी। मल्टी लेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली इस मशीन का टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर यानी 49,000 फीट था। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद जब रूसी वैज्ञानिक 262 मीटर की गहराई पर पहुंचे तब मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान साइंटिस्ट्स ने इस होल का नाम डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा रख दिया। ये नरक का दरवाजा। नेक्स्ट। वैज्ञानिकों ने इस विशाल गड्ढे के लिए खुदाई का काम शुरू Next, किया next, तो अगला उन्हें वीडियो। प्ले करो। बाद वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को बंद कर दिया। विशाल गड्ढे को बंद करने के कारण फर्स्ट रीजन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर। वैज्ञानिकों ने गहरी खुदाई के वक्त काफी तेज तापमान महसूस किया। इस दौरान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो वैज्ञानिकों के अनुमान से काफी ज्यादा था। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है तो सोचिए भला कि 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या हाल होगा। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया था कि यहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो गलत साबित हुए और टेम्परेचर उनके अनुमान से काफी ज्यादा निकला। गड्ढे की ज्यादा गहरी खुदाई इसलिए भी रोक दी गई क्योंकि इतने ज्यादा तापमान पर ड्रिलिंग करने में काफी परेशानी होने लगी थी। इसके अलावा यहाँ पत्थरों की डेंसिटी भी बढ़ने लगी थी। इसका मतलब है कि हर तरह से ड्रिलिंग करने में एक के बाद एक रुकावटें आती जा रही थी। आखिरकार इस गड्ढे की बाकी खुदाई को रोक दिया गया। अब तक कई देश पृथ्वी के नीचे की चट्टानों में खुदाई करने की कोशिश कर चुके हैं जिसमें अमेरिका, जर्मनी और रूस शामिल हैं। सेकेंड रीजन, इस गड्ढे को काफी मजबूती से ना सिर्फ बंद किया गया बल्कि इसे पूरी तरह से सील भी कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू ना कर सके। कुछ लोगों का कहना है कि वैज्ञानिकों को इसकी खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जो काफी चौंकाने वाला था। उन्हें यहाँ नर्क मिला। ऐसा कहने के पीछे ये वजह बताई जाती है क्योंकि यहाँ लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी गई। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन ये सच है। सोचने वाली बात है कि धरती के नीचे इतनी गहराई पर लोगों के चीखने की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है। कोई यहाँ भला कैसे जिंदा रह सकता है। रूस के एक वैज्ञानिक जब खुदाई के वक्त गड्ढे की तली में पहुंचे तो उन्हें पृथ्वी की गहराई में डरावनी आवाजें सुनाई दी। ये इतनी खतरनाक थी कि सुनने भर से ही पसीने छूट जाएं। इसलिए इसे साउंड ऑफ हेल नाम दिया गया। रूसी वैज्ञानिक ने इन भयानक आवाज की रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए माइक्रोफोन का यूज टेक्टोनिक प्लेट्स को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि वैज्ञानिक इन आवाजों को सुनकर बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने इसे सील कर दिया।
उन्हें डर था कहीं वो गड्ढे को खोदने के दौरान नर्क के रास्ते न पहुंच जाएं। ये आवाज कुछ ऐसी थी जैसे इंसानों पर जुल्म अत्याचार ढाए जा रहे हों। आइए आपको भी सुनवाते हैं ये आवाजें कैसी थी। इस बात पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शायद ये आवाज टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल की भी हो सकती है। खैर असल बात क्या है ये आज भी रहस्य बना हुआ है। तो इस तरह से डोर टू हेल को हमने बंद कर दिया, लेकिन हेल में जाना या नरक में जाने से रोकने के लिए आज वैज्ञानिकों सिर्फ ने एक इस मात्र गड्ढे है, को बंद कर और वो है संयम। अगर संयम लेंगे तो हमारा हेल का डोर बंद हो जाएगा, अन्यथा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जाना पड़ सकता है। हाँ, तो इस तरह से ये वैज्ञानिकों ने भी बता दिया और आगम सिद्धांत हमारे ग्रंथों ने तो बताई है। अब अगला वीडियो, अगला उसमें हम आते हैं मध्य लोक में। मध्य लोक के बारे में नेक्स्ट। मध्य लोक को क्या कहते हैं? तिर्यक लोक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तिरछा बसा हुआ है। अधोलोक एक के नीचे एक था, ऊर्ध्वलोक भी एक के ऊपर एक होगा, आगे देखेंगे आप। लेकिन जो मध्य लोक है वो तिरछा बसा हुआ है। सेंटर में क्या है? तो उसमें आगे बताते सूत्र में, जम्बू द्वीप लवणो द्वादया शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवणोद आदि शुभ नाम वाले समुद्र हैं। और कैसे हैं वो? द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतया। वलय मतलब एक दूसरे को राउंड घेरे हुए हैं। दो द्विर्द्विर्विष्कंभा मतलब दूने दूने विस्तार वाले हैं। एक के जैसे जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख, तो उससे घेरे हुए। लवण समुद्र 2 लाख उसकी चौड़ाई होगी। तो ऐसे करते करते कितने हैं? तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। नेक्स्ट। तो इसको भी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे ये द्वीप दिख रहा है, फिर इसके बाद ये समुद्र आया, फिर इसके बाद ये द्वीप आएगा, और सेंटर में, सबसे सेंटर में आपको दिखेगा जम्बू द्वीप आने वाला है। और जम्बू द्वीप के बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है। ये 5 मेरु आप देख सकते हैं, और बीचों बीच ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के ऊपर चूलिका पे ये जो ऋतु विमान, पहले स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग का ऋतु विमान दिख रहा है। और उसके में आपने देखा होगा कि सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा लगा रहे हैं। अधोलोक का 1000 योजन और मेरु और पर्वत की ऊर्ध्वलोक चूलिका का 1000 योजन पृथ्वी के नीचे, और उसके ऊपर 99,040 योजन। मिलाकर इस तरह से टोटल 1 लाख कुल योजन। 1,40,000 योजन प्रमाण वाला। नेक्स्ट। नाम तो लिख नहीं सकते, तो शुरुआत के 16 द्वीपों के और उनके इस बीच में जो समुद्र हैं उनके नाम दिए हैं। हमारे आचार्यों की क्षयोपसम देखिए आप, कि हम अभी 4 याद भी नहीं कर पाते, और उनने पिछले से, मतलब लास्ट कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र, उसके अंदर स्वयंभू रमण द्वीप है, उसके अंदर अहेंद्रवर समुद्र है, अहेंद्रवर द्वीप है। ऐसे करके चरम से लेके अंतिम 16 नाम दे दिए, और शुरू के 16 नाम हमें ग्रंथों में मिल जाते हैं। और इसके बीच में उसी नाम वाले भी कई, जैसे जम्बूद्वीप अकेला एक नहीं है, जम्बूद्वीप नाम के बहुत सारे और भी द्वीप उसके बीच में, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और नाम सीमित हैं। तो इस तरह से ये कुछ को हम याद रख सकते हैं, जिसमें 8वां द्वीप कौन सा है? दिख रहा है आपको? और नंदीश्वर द्वीप किससे घिरा हुआ है? नंदीश्वर द समुद्र से। ठीक है, तो इस तरह से 13वां द्वीप कौन सा है? जहां पर जिनालय है, रुचकवर द्वीप है। तो इस तरह से ये हम द्वीप समुद्रों के बारे में जान सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके और विस्तार में जाते हैं। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विश्वम्भो जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप कैसा है? तो उसके बीच में एक गोल, बीचों बीच, किसके? मध्य लोक में बीचों बीच गोल 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है, जिसमें नाभि के समान मेरु पर्वत है। आपने देख लिया। और उसमें 7 क्षेत्र हैं। भरत हेमवत विदेह, भरत हेमवत हरि विदेह रम्य खैरण्यवत ऐरावत वृक्षा क्षेत्राणि। तो इनका अर्थ क्या है वो चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। प्ले करो।
ये बीचों बीच सुमेरु पर्वत दिख रहा है और एक गजदन पर्वत दिख रहे हैं आपको। इसके बाद ये नीचे आते जाइए आप, इसमें ये नदियां हैं, पर्वत हैं, और उन सरोवरों से नदियां निकल रही हैं। आवाज थोड़ी बढ़ा सकते हैं तो। भरत क्षेत्र है, उधर गंगा सिंधु दिख रहे हैं आपको, हेमवत। और ये क्षेत्र किससे विभाजित हैं? तो उनको विभाजित करने वाले पर्वत हैं। उन पर्वतों के नाम क्या हैं? तो पूर्वा परायता हिमवन महाहिमन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वता। विभाजित, उनको विभाजित करने वाले, उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पर्वत हैं। नेक्स्ट। अब इसके बारे में भी कुछ लोगों को शंका हो सकती है कि पृथ्वी तो गोल मानते हैं और गेंद के आकार की मानते हैं, आप तो फ्लैट बता रहे हैं। तो इस बारे में भी वैज्ञानिक एक मत नहीं है। जैसे कैप्टन जे रॉस और कैप्टन डी फ्रेशियर, इन लोगों ने डिसाइड किया कि दुनिया का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें 30 डिग्री लैटिट्यूड पर उन्होंने 4 साल तक यात्रा की और 40,000 मील की दूरी तय की, लेकिन वो अपने पुराने स्थान पर नहीं पहुंच पाए। आप चित्र में देख सकते हैं कि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे अगर हम चलते हैं, ठीक है, और पृथ्वी अगर गोल है तो वहां की परिधि कितनी है? तो 10,700 मील मात्र निकलेगी। 10,700 मील चलने में कितने समय लगना चाहिए? उनने उससे कई गुना 4 चक्कर लगाने बराबर उनने चक्कर लगा लिए, 40,000 मील दूर चल गए, फिर भी वो अपने शुरुआत के स्थान पे नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ? कि पृथ्वी गोल नहीं है। नेक्स्ट। ऐसे कुछ बुक्स भी हैं, जैसे एरिक डोबे की किताब है 200 प्रूफ्स अर्थ इज नॉट ए स्पिनिंग बॉल। एरिक डोबे नाम के एक वैज्ञानिक है, उनने किताब लिखी है और उसमें से 200 एविडेंस प्रूफ दिए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी गोल बॉल घूमने वाली नहीं है। और YouTube पे आप चाहें तो 18 घंटे का उसके वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिए, आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है जो कि अर्थ फ्लैट है, फ्लैट ही निकलेगी। इसमें से कुछ उदाहरण देते हैं। और पहले आओ। तो ये किताब में कुछ और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट। जैसे पानी का लेवल, वाटर लेवल इज ऑलवेज फ्लैट। अगर गोल है तो हमें वाटर का लेवल भी गोल दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिखता। नेक्स्ट। फिर इसके बाद जो ब्रिज बनाए जाते हैं, अगर फ्लैट होती तो हम एक आर्च ब्रिज नहीं बना पाते कभी, और दोनों तरह के ब्रिज बनते हैं, सस्पेंशन ब्रिज भी बन जाते हैं और आर्च ब्रिज भी बन जाते हैं। नेक्स्ट। फिर जो लेजर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, अगर राउंड होती तो लेजर जो ट्रेवल करती है सीधी, उससे सही डिस्टेंस कभी नहीं निकल सकता था। नेक्स्ट। फिर ये नासा ने जो इमेजेस दिए थे, अब ऊपर उसके वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, तो इनके चित्र कैसे बदल गए? तो ये चित्र नासा ने और एक फ्लैट अर्थ जो रिसर्च सोसाइटी है उसने दिए हैं। ये चित्र दोनों में अंतर दिखते हैं। नेक्स्ट। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे बच्चों को याद कराया जाता है कि प्लैनेट्स किस फॉर्म में है, किस उसमें है, तो सबसे पहले मरकुरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर यूरेनस है, फिर नेपट्यून है, फिर प्लूटो है। अब प्लूटो खत्म कर दिया, तो हम पहले प्लूटो नहीं लिखते थे तो नंबर कट जाते थे, अब प्लूटो लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। तो ये साइंस है आज का, जिसका कोई बेस नहीं, कभी भी बदल सकता है। लेकिन हमारा आगम कैसा है? कभी भी नहीं बदलेगा, जो लिखा है वो ही रहेगा हमेशा। तो इसको आप समझिए कि अर्थ के इस साइड क्या है? मरकुरी और वीनस है, और पीछे क्या है? मार्स। तो जब दिन होगा पृथ्वी पर, दिन चल रहा है मान लो, तो आपको मरकुरी और वीनस दिखना चाहिए क्योंकि वो सूर्य की तरफ है, और मार्स नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वो पीछे है। ठीक है,
इसी तरह रात में हमको मार्स दिखना चाहिए क्योंकि वो सूर्य के विपरीत दिशा में, और मरकुरी और वीनस नहीं दिखना चाहिए रात में, जबकि दोनों दिखते हैं, और मरकुरी, वीनस, मार्स सब दिख सकते हैं। तो ये खुद प्रूफ कर रहा है कि ये जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है बच्चों को, ये प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, ये सब फेक है। ठीक है, बच्चा प्रश्न करता है तो टीचर डांट देता है, चुपचाप बैठ जाओ। ये प्रश्न कई बच्चों ने किया, हमने भी किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट, अब कुछ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे स्विस कैनाल बनाने की जब बात आई, स्विस कैनाल क्या है? रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई जो 100 मील लंबी, 450 फीट चौड़ी और 50 फीट डीप है। उसको बनाने के लिए जब अंग्रेज सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा बन ही नहीं सकती, वो टूट जाएगी, क्योंकि अर्थ राउंड है और उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर दिखाओ। तो इस तरह से ये दोनों को जोड़ने के लिए स्विस कैनाल बनाई गई। नेक्स्ट, तो उनका कहना था कि अगर हम इस तरह से बनाएंगे स्विस कैनाल तो ये ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर, इस तरह से ब्रेक आ जाएंगे। लेकिन फ्रांस की सरकार ने क्या किया, उनने फ्लैट मान के अर्थ को डिजाइन कर दिया, स्विस कैनाल को डिजाइन कर दिया और स्विस कैनाल बना के खड़ा कर दिया, और आज भी स्विस कैनाल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से काम कर रहा है। तो फ्लैट अर्थ मान के डिजाइन करने पर भी वो आज सही चल रहा है, जो कि अंग्रेज सरकार ने मना कर दिया था। अंग्रेज की साइंस मतलब सरकार नहीं, मतलब इंजीनियर्स ने, सरकार तो क्या। नेक्स्ट, इसी तरह एक चाइना वॉल का भी है उदाहरण, जिसमें चाइना वॉल को बनाने के लिए अगर हम फ्लैट नहीं मानते तो चाइना वॉल गिर जाती अब तक। लेकिन चाइना वॉल कब की बनी हुई है और आज तक स्थिर है, और वो फ्लैट मान के ही डिजाइन की गई है। नेक्स्ट, 23 फीट चौड़ी है। नेक्स्ट कर दो, छोड़ दो इसको। तो इस तरह से फ्लैट अर्थ सोसाइटी नाम से आप फेसबुक पे पेज भी है, ऐसे करीब 15% लोग अमेरिका में हैं जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिनका पक्का विश्वास है कि अर्थ फ्लैट ही है। नेक्स्ट, आप भी जुड़ सकते हैं इससे। अब इसके बारे में हम जानते हैं जो हमारे आगम में है कि उनके विभाजन किस तरह से हैं क्षेत्रों के। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पूर्व पश्चिम लंबे ऐसे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, 6 पर्वत हैं। तो 6 पर्वत हैं तो क्षेत्र कितने होंगे? 7। वेरी गुड। नेक्स्ट, कई लोग 5 बोल जाते हैं। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत कैसा है? सुमेरु पर्वत स्थित है, रत्न जड़ित। आप साक्षात देखेंगे तो आप देख के दंग रह जाएंगे, थोड़ा सा उसका इमेजिनेशन है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा से प्रारंभ कर क्रमशः भरत, हेमवत, हरि, विदेह, विदेह क्षेत्र, रम्यक, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत नंदवत और ऐरावत, ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र हो गए। ये इनको 7 विभाजन क्षेत्र करने वाले पर्वत बताते हैं। इन 7 क्षेत्रों के बीच बीच में कुल 6 पर्वत हैं, यथा भरत और हेमवत के बीच में हिमवान पर्वत है, हेमवत और हरि के बीच में महाहिमवान, हरि और विदेह के बीच में निषद, विदेह और रम्यक के बीच में नील, रम्यक और हिरण्यवत के बीच में रुक्मी, यवत और ऐरावत के बीच में शिखरित पर्वत है। अब इनके रंग को भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट, क्योंकि इनके रंग के लिए अगला सूत्र है हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममया। ये पर्वत स्वर्णमय है पहला, दूसरा चांदीमय, फिर तपाए हुए सोने के वैडूर मणि, चांदी और सोना। इस तरह से इनके रंग हैं। इनके रंग ऊपर से रंग ऐसे नहीं है, जबकि इसमें आचार्य कहते हैं मैट प्रत्यय लगा है, हेममया।
मतलब ये उस तन्मय उसमय है, मतलब सोने के ही बने हुए हैं, चांदी के ही बने हुए हैं। फिर उसमें और क्या विशेषता है उन पर्वतों में, तो मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारा, ऊपर नीचे और बीच में इनका विस्तार बराबर है, और इनके पार्श्व भाग में साइड्स में मणि खचित है। और उन पर्वतों के ऊपर कितने क्या है, तो बताते हैं कि पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषाम उपरि। इन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक सरोवर है, तालाब है। ठीक, नेक्स्ट इनका कलर देखिए आप, और उनके ऊपर जो तालाब बने हैं उनको भी देखिए। स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 100 योजन है। महाहिमवान का वर्ण चांदी सदृश और ऊंचाई 200 योजन है। निषद पर्वत का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 400 योजन है। ये विदिक क्षेत्र। नील पर्वत का वर्ण वैडूर्य अर्थात मयूरकंठ सदृश नीला है। इसकी ऊंचाई 400 योजन है। घटती जाएगी। रुक्मी पर्वत का वर्ण चांदी सदृश और ऊंचाई 200 योजन है। इसी प्रकार शिखरित पर्वत का वर्ण स्वर्ण सदृश और ऊंचाई 100 योजन है। ये पूरा सिमेट्रिकल है, मेरू पर्वत की इस साइड और उस साइड समान। नेक्स्ट, हिमवान पर्वत पर पद्म नामक सरोवर है। महाहिमवान पर महापद्म, निषद पर तिगिंच, नील पर केसरी, रुक्मी पर महापुंडरीक तथा शिखरित पर पुंडरीक नाम के सरोवर है। नेक्स्ट, तो ये सरोवरों के नाम पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक दास तेषाम उपरि, उन पर्वतों के ऊपर ये सरोवर हैं। उन सरोवर के साइज क्या है, आकार क्या है, तो प्रथमो योजन सहस्रायमस तदर्ध विष्कंभु हृदय। पहला तालाब जो है वो कैसा है, 1000 योजन लंबा है और उससे आधा चौड़ा, यानी 500 योजन का उसका चौड़ाई है। गहराई कितनी है, 10 योजन आवगाह, 10 योजन गहरा है। और क्या विशेषता है, तन मध्य योजनम पुष्करम, उनके बीच में 1 योजन का कमल है। 1 योजन का कमल है। कमल कैसा है, वो पृथ्वी काय का, वो वनस्पति काय नहीं है। तद द्विगुण द्विगुण हृदय पुष्कराणी च, और आगे आगे के तालों में जो कमल है वो दूने दूने विस्तार वाले भी हैं, और उनका नंबर भी, संख्या भी दूनी दूनी होती जाती है। नेक्स्ट, सरोवर है। सरोवर को द्रह भी कहते हैं। छोड़ दो इसको, आगे बढ़ जाओ। सरोवर है। अब उन कमलों में क्या होता है, तो वहां पर जो पृथ्वी का कमल हैं उनमें निवास हैं देवियों के। तो उसको कहने के लिए सूत्र बताते हैं, तन निवासिन्यो दिव्य है श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित सामानिक परिषद कहा। उनमें पद्म सरोवर में उसमें श्री देवी का निवास है, महापद्म में हिरी देवी का, तिगिंच में धृति देवी का, केसरी में कीर्ति देवी का, महापुंडरीक में बुद्धि देवी का, पुंडरीक में लक्ष्मी देवी का निवास है। नेक्स्ट, तो किस तरह से ये निवास बने हुए इन कमलों में, तो आपको थोड़ा सा एक कमलों के भीतर ये इस तरह से इनके निवास बने हुए हैं। और इनमें रहने वाली जो देवियां हैं उनके साथ बहुत सारी और सहायक देवियां भी रहती हैं। पद्म सरोवर में प्रमुख कमल पर, और ये सामानिक देवों की और परिषद देवों की सहयोगिनी देवी हैं, योगिनी। नेक्स्ट, अब उन सरोवरों से नदियां निकलती हैं। आप कहोगे पहाड़ के ऊपर से नदियां निकलती हैं, कहीं सुना आपने?
अमरकंटक गए हों तुमको पता होगा कि अमरकंटक के ऊपर एक सरोवर है छोटा सा, उसमें से 3 नदियां निकली हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। इसी तरह पंजाब नाम क्या है? पंच आब, जिधर 5 नदियां बहती हैं। तो हिमालय से 5 नदियां निकली हैं। कौन कौन सी? ये जनरल नॉलेज का काम है। तो यहाँ एग्जाम्पल है कि यहाँ भी सरोवरों से नदियां निकल रही हैं। तो कौन कौन सी नदियां किस किस से निकली हैं उसके बारे में बताते हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिता, सरित, कांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, रूप, गोला, रक्त, रक्तोदा, सरिता, सन्मध्य, गाहा। तो भरत आदि क्षेत्रों में गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितासा ये सारी पूर्व दिशा में कौन सी जाती हैं और पश्चिम में कौन सी जाती हैं। पद्म सरोवर से 3 नदियां, गंगा, सिंधु, रोहितासा। महापद्म से रोहित, हरिकांता, तिगिंच, हरित, सीतोदा, केसरी, सीता, नरकांता, महापुण्य, नारी, रूपकुला, पंडरक, स्वर्णकुला, रक्त, रक्तोदा। नेक्स्ट। तो उनकी सहायक नदियां भी होती हैं। जैसे एक महानदी है तो उसकी सहयोगिनी नदियां बहुत सारी होती हैं जो उसमें पानी जाके मिलाती हैं। तो चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिद्धादवे नदियां। गंगा और सिंधु आदि नदियों की 14,000 परिवार नदियां हैं। जो भरत क्षेत्र में जो 2 नदियां हैं गंगा और सिंधु, उनमें 14,000 हैं। फिर हेमवत में उससे डबल हो गई, रोहित और रोहिता इस समय। तो इस तरह से डबल होती गई। कहाँ तक? विदेह तक। फिर उसके बाद फिर आदि आदि होती गई क्योंकि सिमेट्रिक है। नेक्स्ट। फिर उसके बारे में भरत क्षेत्र जहां हम रहते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट चेकोर विंशति भागा योजन से। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 526 सही 6/19 योजन है। तक दुगुण विस्तार वर्ष दर वर्षा विदेहांता। और उसके बाद बाकी जो क्षेत्र हैं उनका कैसा विस्तार है? तो विदेश क्षेत्र पर्यंत उनका पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र से दूना होता जाता है। फिर विदेह के बाद क्या है? तो उन्होंने कहा उत्तरा दक्षिण तुल्या। उत्तर के क्षेत्र कैसे हैं? तो दक्षिण के पर्वतों के समान, सिमेट्रिक। नेक्स्ट। तो ये 526 सही 6/19 कैसे आता है? तो इसको बताने के लिए एक मैथमेटिक्स है कि मान ला हमने भरत क्षेत्र का x योजन है तो उसके बाद जो पर्वत है उसका कितना होगा? नेक्स्ट। हिमवन पर्वत 2x योजन हो गया। नेक्स्ट। हेमवत 4x हो गया, 4 गुना हो गया। इसके बाद हमारा हिमवान 8 गुना हो गया। नेक्स्ट। हरि क्षेत्र 16 गुना और निषद पर्वत उससे 32 गुना और विदेश क्षेत्र उससे 64 गुना होगा। अब घटेगा तो नील पर्वत 32 गुना, रम्य 16 गुना और रुक्मी 8 गुना। उसके बाद हिरण्यवत 4 गुना, शिखरीन 2 गुना और ऐरावत जितना भरत क्षेत्र है उतना ही होगा। तो इस तरह से इन सब को जोड़ लीजिए आप, x से लेके पूरा x 2x + 3x 4x सब जोड़ने के बाद इनको किसके बराबर रखना है हमें? तो 1 लाख योजन के बराबर रखना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 526 सही 6/19। इसके बाद भरत और ऐरावत क्षेत्र में क्या और विशेषता है? तो भरत ऐरावत और वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पिणी यानी वृद्धि, बढ़ता जाता। अवसर्पिणी माने घटा, हानि होती है। किस किस की हानि होती है? तो शरीर की ऊंचाई घटती है, आयु घटती है। तो वो आगे बताते हैं। और कितना काल होता है उत्सर्पिणी काल का? 10 कोड़ा कोटि सागर। अवसर्पिणी काल का भी 10 कोड़ा कोटि सागर। तो टोटल एक कल्पकाल कहलाता है जिसमें एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी काल होता है। तो टोटल एक कल्पकाल होता है 20 कोटा कोटि सागर का। नेक्स्ट। किस तरह से विभाजन होता है? तो जिसको हम पंचम काल कहते हैं वो क्या है? तो पहला काल का नाम क्या था? सुषम दुषुष्मा। फिर सुषमा दूसरा काल, तीसरा सुषम दुष्मा, चौथा काल का दुष्म सुषमा और पंचम काल का नाम दुष्मा। दुष्मा माने दुख। हम लोग प्रयास करते रहते हैं सुख के लिए। और काल कौन सा है? मिलेगा क्या? फिर अच्छा छठा काल आएगा तो क्या मिलने वाला है? दुष्म दुष्मा, दुख ही दुख मिलने वाला है। इसलिए निकल लें जितनी जल्दी हो सके आप लोग, नहीं तो फिर से यही दुख ही दुख है। इसके बाद फिर चक्र, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, नीचे आके फिर उठना शुरू हुआ तो बढ़ना शुरू हुआ। तो ये काल हो गया उत्सर्पणी काल। तो दुष्म से शुरू होगा, फिर दुष्मा दूसरा, तीसरा दुष्म सुषमा, चौथा काल सुषम दुष्मा, पांचवा सुषमा और छठा सुषम सुषमा।
इस तरह से ये पूरा एक कल्पकाल हो गया 20 कौड़ा कौड़ी सागर का। नेक्स्ट, अब सुषम काल में कितना रहता है? तो 4 कोटा कोटी सागर का पहला काल, जिसको हमने अवसर्पणी का पहला काल का और उत्सर्पणी का छठा काल का। फिर दूसरा काल 3 कोटा कोटी सागर का, तीसरा 2 कोटा कोटी, और चौथा 1 कोटा कोटी सागर में 42,000 वर्ष कम, और पंचम काल कितना का? 21,000 वर्ष का, छठा काल भी 21,000। इस तरह से 10 कोटा कोटी सागर का एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी हो गया। ऊंचाई भी पहले इस काल से लेके काल नीचे काल तक घटती जाती है। पंचम काल में कितनी ऊंचाई उत्कृष्ट? 7 हाथ, घट के कितनी रह जाएगी? 3.5 हाथ। इसी तरह आयु भी 3 पल्ले से 20 वर्ष तक आ जाएगी। पंचम काल में उत्कृष्ट आयु कितनी? 120 वर्ष, और जघन्य आयु 20 वर्ष। तो इस तरह से ये आयु का भी घटना होगा, बढ़ना होगा। ठीक, नेक्स्ट। अब आपने भरत हेमवत का बता दिया, बाकी में क्या होगा? तो ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिता। भरत और हेमवत के सिवा शेष भूमियां अवस्थित हैं। अवस्थित मतलब उनमें काल परिवर्तन नहीं होगा, फिक्स रहेगा। जैसे देवकुरु, उत्तर कुरु, जो विदिक क्षेत्र के बीचों बीच मेरु पर्वत के आसपास का क्षेत्र, वहां उत्तम भोग भूमि होती है, सुषम सुषमा कालवत। हरिरम्यक में मध्यम भोग भूमि सुषम काल, हेमवत हिरण्यवत में जघन्य भोग भूमि सुषम दुष्म काल। विदिक क्षेत्र में जो हमने चौथा काल का आदि यहाँ देखा था, वैसा विदिक क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। कुभोग भूमि अंतरदीपज में सुषम दुष्म तुल्य रहता है। मानुषोत्तर पर्वत से स्वयंपर पर्वत तक असंख्यादीप समुद्र में सुषम दुष्म काल तुल्य रहता है। और अंत का जो आधा स्वयंभू समुद्र है, द्वीप है, और उसके बाद दुष्म काल जैसा देवगति सुषम सुषम और नरक गति में दुष्म दुष्म तुल्य रहता है। अवस्थित क्षेत्र में का नाम और विद्याधर की श्रेणियों और 5 म्लेच्छ खंड में भी दुष्म दुष्म के अंत की हानि वृद्धि बनी रहती है। इस तरह से ये अनवस्थित पृथ्वी के बारे में बात हुई। फिर इसके बाद अगला सूत्र, एक द्वित्रिपल्योपम स्थितो हेमवत हरिवर्षक दैवकुर्वका। हेमवत, हरिवेश और देवकुरु के मनुष्यों की स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम प्रमाणित है। बताया था आयु उत्तम भोगभूमि में 3 पल्ले, मध्य में 2 पल्ले और जघन्य में 1 पल्ले भोगभूमि की आयु है। तथोत्तराहा, दक्षिण के समान उत्तर की स्थिति है, सिमेट्रिक रहेगा। विदेहेशु संख्ये काला, और विदेह क्षेत्र में आयु कितनी रहेगी? तो संख्यात आयु के वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। नेक्स्ट, अब ये कहते हैं कि 500 धनुष का और ये कितने धनुष का हम नहीं मानते। पीछे सिर करो। तो अभी ये खुदाई हुई है, यहाँ पर स्केलेटन मिले हैं, तो लोग ये मान सकते हैं कि कितना उस समय के लोग रहे होंगे। तो उसके लिए कुछ प्रूफ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये व्यक्ति दिख रहा है आपको, उसका साइज देखो और स्केलेटन का साइज देखो, तो इससे हम मान सकते हैं कि उस समय 500 धनुष या कितने कितने हाथों के व्यक्ति रहे होंगे। तो इसके थोड़ा सा आपको प्रमाण देने के लिए, तो ये इस तरह से इसमें नेक्स्ट, अब ये इसकी मुंडी है, उसके अंदर ही 2 आदमी हैं। नेक्स्ट, ये स्केलेटन पड़ा हुआ है इसको देखने के लिए। नेक्स्ट, ऐसे न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं। नेक्स्ट, अकेले मनुष्य ही नहीं तो जानवरों के साइज भी उतने बड़े बड़े हुआ करते थे। तो ये मेहमत का साइज है, जिसके हाथी के दांत देखिए आप कितने बड़े हैं। नेक्स्ट, ये गिरगिट था उस समय का, जिसको आज डायनासोर कहने लगे। तो जब मनुष्य इतना बड़ा होगा तो गिरगिट भी इतना बड़ा होगा। तो स्नेक, ये एनाकोंडा है, इसका स्केलेटन है। तो सांप का भी साइज उस हिसाब से मनुष्य जैसा था वैसा उसका होगा। नेक्स्ट, जायंट फ्लाइंग टर्की, उस समय की तुर्की का जो हड्डी मिली है उसका साइज और आज के तुर्की की हड्डी का साइज का कंपैरिजन है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि उस समय, पिछला दिखाओ 1 मिनट, कि इतने बड़े फ्रॉग होते थे, मेंढक होते थे जो डायनासोर को खा जाते थे। जायंट प्री हिस्टोरिक फ्रॉग्स एट स्मॉल डायनासोर्स, क्लेम साइंटिस्ट। इसके बारे में आप और डिटेल में जान सकते हैं। तो इससे हमारा आगम प्रमाणिक होता है कि उस समय की जो साइज दी है वो कितनी होती थी, कैसे होती थी, ये सब विश्वास में लाने के लिए आपको ये दिखाया गया। नेक्स्ट, अब भरत हेमवत जो अभी साइज बताया था कितना, भरत क्षेत्र का 526 सही 6/19, एक एक करके दिखाना, तुम पूरा दिखा दिए एक साथ। तो भरत क्षेत्र का x, अरे हाँ नेक्स्ट दिखा, भरत से विष्कम्भो जम्बू दीप से 90 भागा। तो जैसे हमने देखा था भरत क्षेत्र का x से 1 का 2x हो गया, विदिक क्षेत्र तक 64x हो गया, फिर घटना शुरू हुआ तो x तक।
तो ये टोटल लंबाई कितनी है जम्बूद्वीप की? तो 1,00,000 योजन। तो इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए? 1,00,000 योजन। इन सबको जोड़ो तो 190x बराबर 1,00,000 योजन हो गया। तो x बराबर क्या होगा? 1,00,000 बटे 190। तो कितना आया? 526 सही। नेक्स्ट 26 सही, 6 बटे 19 आ गया। तो ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट, अब बाकी जम्बूद्वीप के बाहर क्या है? तो लवण समुद्र के बाहर भी एक द्वीप है, उसका नाम है धातकी खंड। धातकी यानी आंवला, है ना? तो उसका नाम द्विधातकी खंडे। धातकी खंड में क्षेत्र और पृथ्वी आदि उससे द्विने हैं। ठीक, डबल डबल है, जितना भारत में जैसा है वैसा डबल डबल उसमें है। फिर पुष्करार्धे च, और पुष्करवर के आधे में भी वैसा ही है। तो जम्बूद्वीप में एक मेरु है, धातकी में कितने होंगे? 2 मेरु। पुष्करवर में 4 होंगे, लेकिन पुष्करवर आधा लेना है तो उसके 2 ही होंगे। क्षेत्र कितने हैं? 7 में जम्बू में, तो धातकी और पुष्करवर आधे में 14-14। पर्वत 6 हैं यहाँ, तो धातकी और पुष्करवर में 12-12। नदी यहाँ 14 है, महानदी। धातकी और पुष्करवर आधे में 28-28। ठीक है, तो ये नेक्स्ट। अब इसका जो मानुष्योत्तर पर्वत है, क्या बोलता है कि मनुष्यों के विहार का स्थान कितना है? तो उसको बताने के लिए कहते हैं प्रांग मानुष्योत्तर मनुष्या। मानुष्योत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य पाए जाते हैं। तो कितना है मानुष्योत्तर पर्वत? तो उसके लिए बताने के लिए बीच में आप देखिए जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का दिख रहा है, उसको घेरे हुए लवण समुद्र है 2-2 लाख योजन दोनों साइड, और उसको घेरे हुए धातकी द्वीप है, वो कितना है? 4,00,000 योजन। और फिर कालोद समुद्र है, काल समुद्र, वो 8,00,000 योजन का है। फिर उसको घेरे हुए पुष्करवर द्वीप टोटल कितना है? तो 16, क्योंकि 8 का 2 नहीं 16, लेकिन आधे में मानुष्योत्तर पर्वत बना हुआ है। तो कितना लेना है हमें? 16 का आधा 8। तो यहां से आप गिनना शुरू करो तो वहां तक कितना बैठेगा? इस मानुष्योत्तर पर्वत के एंड से उस मानुष्योत्तर पर्वत का एंड जोड़िए आप। 8 + 8 + 4 + 2 + 1 + 2 + 4 + 8 + 8। नेक्स्ट, ये हो गया 45,00,000 योजन का मानुष्योत्तर पर्वत। इसी को हम क्या बोलते हैं? ढाई द्वीप। ढाई द्वीप क्या है? एक द्वीप हो गया जम्बूद्वीप, दूसरा द्वीप हो गया धातकी द्वीप, और ढाई मतलब 2 और आधा। आधा क्या लिया? पुष्करवर आधा। इसको हम क्या बोलेंगे? ढाई द्वीप। इसी को मनुष्य लोक भी बोलते हैं। मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर का ढाई द्वीप, उसी को मनुष्य लोक, मनुष्योत्तर पर्वत 45,00,000 योजन विस्तार का। नेक्स्ट, अब इनमें मनुष्यों के बारे में बताते हैं कि मनुष्यों के 2 भेद हैं, आर्य म्लेच्छाश्च। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। आर्य मतलब जो गुणी रहते हैं और गुणवानों के साथ रहना चाहते हैं, वो आर्य कहलाते हैं। और जो धर्म कर्म से दूर रहते हैं उनको म्लेच्छ कहते हैं। जैसे माँ कभी कभी डांटती थी कि सुबह जल्दी उठ, सो के नहीं उठता, तो उसको क्या बोलते हैं? म्लेच्छ। मंदिर नहीं जाता, बिना नहाए खाना खा लेता, वो क्या कहलाता है? म्लेच्छ। तो यहाँ पर क्षेत्र आर्य, कर्म आर्य, ऐसे आर्य के भी कई भेद किए हैं। क्षेत्र की अपेक्षा जो गुणी हैं उनको क्षेत्र आर्य, कर्म की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा, दर्शन की अपेक्षा और जाति की अपेक्षा जो आर्य हैं। फिर म्लेच्छ के 2 भेद, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ और कर्मभूमि म्लेच्छ। जो द्वीप हैं, लवण समुद्र के बीच में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, वहां पे कुछ म्लेच्छ रहते हैं, उनको अंतर्द्वीपज बोलते हैं। वहां भी उसी को कुभोग भूमि कहते हैं। वहां रहते हैं लोग बड़े अजीब गरीब, उनके बारे में विस्तार से महाराज जी बताएंगे। फिर कर्म भूमि में जो रहते हैं वो म्लेच्छ खंड, जैसे भरत क्षेत्र के 5 म्लेच्छ खंड हिस्से हो गए और एक आर्य खंड, 6 खंड होते हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। बीच में विजयार्थ पर्वत और 2 नदियों के माध्यम से 6 भाग हो गए। उसमें एक भाग को आर्य खंड कहते हैं, बाकी को म्लेच्छ खंड कहते हैं। वहां जो जन्म लेते हैं उनको म्लेच्छ खंड वाले मनुष्य कहलाते हैं। और आर्य खंड में भी कुछ शक, यवन, शबर, पुलिंद, जिसको हम ट्राइबल कह सकते हैं आजकल, वो लोग आदिवासी, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, इस तरह से वो आर्य खंड में भी रहते हैं। वो भी कर्म भूमि म्लेच्छ कहलाते हैं। तो इस तरह से मनुष्यों के भेद किए, और भी विस्तार से उसके भेद हैं। नेक्स्ट, भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमि नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। अब कर्म भूमि और भोग भूमि क्या होती है? तो जहां पर कर्मों का नाश किया जाता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कर्म भूमि। और जहां सिर्फ भोग ही भोग भोगते रहते हैं उनको बोलते हैं भोग भूमि। ठीक है, तो इस तरह से और भी कई परिभाषाएं हैं आपकी कर्म भूमि की। ये मोटी मोटी आपको परिभाषा बताई। तो भोग भूमि कहाँ कहाँ है? पिछला भोग भूमि कहाँ है और कर्म भूमि कहाँ है? तो भरत और ऐरावत यहाँ पर कर्म भूमि है
और वैदिक क्षेत्र में जो देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ दो, वहां पर कर्म भूमि है, वहां से आज भी मोक्ष जा रहे हैं। और भरत हेमवत में जब चतुर्थ काल आता है उस समय जाते हैं, या सुषम दुष्म काल में दुष्म। तो इस तरह से ये कर्म भूमियों की बात हो गई। और बाकी के क्षेत्रों में क्या है? भोग भूमियां। नेक्स्ट, नृस्थति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो 3 पल्योपम कहाँ बताई थी? उत्तम भोग भूमि में, देवकुरु उत्तर कुरु में। और जगन्य कितनी होगी किसी भी मनुष्य की आयु? अंतर्मुहूर्त, उसने जन्म लिया यहाँ और मर गया, गर्भ में आया, अंतर्मुहूर्त बाद खत्म हो गया, तो ये मिनिमम हो गई। और त्रियंचों की स्थिति भी उतनी ही है। त्रियंचों की कितनी? वही उत्कृष्ट 3 पल्योपम कहाँ? भोग भूमि वाले त्रियंच, और जगन्य अंतर्मुहूर्त की। नेक्स्ट, अब इसमें और विस्तार से जानना हो तो पंचेंद्रिय के जलचर परचर और ये सब की आयु बताई है, विकलत्रय की भी बताई है। नेक्स्ट, एक इंद्रियों में भी खर पृथ्वी का एक, और ये सारे इसके भेद हैं, इनकी भी उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो जैसे इसमें बताया अग्निकाय की 3 रात दिन, 3 ही दिन रात। जैसे लोग खारी उठाने 3 दिन बाद जाते हैं, तो वो उसका लॉजिक कहीं यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। और इस तरह से ये खर पृथ्वी मतलब कठोर पृथ्वी की 22,000, शुद्ध पृथ्वी की 12,000, जलकाय की 7,000, वायु की 3,000, ऐसे इस तरह से ये तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ समय के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब इसमें जैसे डार्विन की थ्योरी होती है, एक डार्विन की थ्योरी है जिसमें कि लोग बोलते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ, बड़े महाराज जी वाला चालू लेकिन करो। ऐसे भी कुछ पुस्तकें हैं जो बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती। वो यही मानते हैं कि अमीबा से मनुष्य बनना की प्रोसेस हुई, बंदर से मनुष्य बना। लेकिन ऐसी कुछ किताबें डार्विन 36 वर्ष हुए तिलो पंडित की एक गाथा के हिसाब से बताया गया। तो है क्या एक्चुअली? तो इस बारे में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि कई लोग ये मान के बैठे हैं कि अभी तो मात्र 2,500 वर्ष ही निकला है। लेकिन एक मत ये भी है कि 16,000 से ज़्यादा वर्ष निकल चुके हैं, बहुत जल्दी छठम काल आने वाला है और मनुष्य मनुष्य को खाने लगा आज। तो ये प्रूफ है कि कहीं छठम काल बहुत नज़दीक तो नहीं आने वाला है। इसलिए सावधान हो जाओ और अपना कल्याण करो। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज। जय बोले पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की।